चलिए, तो अभी इसके पहले मैंने गूगल मीट में आपका क्लास लिया जिसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ यूनिट 4 का। ठीक है, तो यूनिट 4 को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं, है ना। मैं आपको हर एक पार्ट का थोड़ा थोड़ा सा जिस्ट बताती हूँ ताकि आप उसके अंदर की चीज़ों को इजीली कैच कर पाए। ठीक है, तो अगर पूरे 4 यूनिट को देखेंगे तो हमको लगभग ये 7 पार्ट में बटा हुआ है। इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब रिसोर्स के मैनेजमेंट के ऊपर है, मतलब कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे डीएससी के बाकी 3 यूनिट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से हमारे पास है, जिसमें हमने लैंड और वाटर रिसोर्सेज को पढ़ा है। ठीक है, फिर आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा है कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिसेस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, हम ऐसा क्या करें कि हम उस जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज गिवन हैं उसको मैनेज कर पाए आगे फ्यूचर के लिए सतत विकास की जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसमें हम उनको कैसे मैनेज करें। तो ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए वही पॉइंट दिया हुआ है कि क्या होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, मतलब इसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो कैसे क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या होता है, उसके लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स अभी तक डाले जा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और नीतियाँ हुई है जिसको हमने काफ़ी कुछ बायोडाइवर्सिटी में देखा हुआ है। ठीक है, और इन सब को करने के लिए क्या चैलेंजेस है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो चैलेंजेस के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है, औद्योगिकीकरण ज़्यादा होना जिसके कारण नेचर को क्या हो रहा है, नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं ना। पहले के समय में कुछ सालों पहले तब भी इन सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि पॉपुलेशन उतना नहीं था और वो चीज़ें नेचर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। और अभी के समय में क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचर को इफेक्ट कर रही है इसलिए हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसको आप देखेंगे बुक में अच्छे से डेफिनेशन लिखा हुआ है, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको भी वैसे लिखना है। इनके अंदर कुछ आएंगे नेशनल एफर्ट, जैसे कि इसके अंदर वन संरक्षण वाला पॉइंट आ जाएगा, है ना, उससे संबंधित कौन कौन से अधिनियम बने हुए हैं, एयर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कौन कौन से अधिनियम बने हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कितने सारे इसके लिए मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है वो सब इसके अंदर पे आएगा। तो आप इसको बुक में देखेंगे तो आपको ये इसलिए मिल जाएगा। अगर ये आपको क्वेश्चन में से पूछना है तो आप इसके अंदर इन हेडिंग्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसको हम बोल रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमारे पास जितने भी टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वेस्ट मतलब कचरा, ठीक है, तो अभी के समय में बहुत सारा वेस्ट निकलता है। आप सबसे कॉमन है आपके घरेलू वेस्ट जो डेली आपके घर से कचरे का एक पैकेट निकलता है। उसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट में आएगा जो केमिकल्स वगैरह से निकलता है जिसको एक्चुअली में निपटान करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही नुकसान करता है। और अभी जो ज़्यादातर चल रहा है उसको कहते हैं ई वेस्ट, क्योंकि अभी आप देखोगे सब इलेक्ट्रॉनिक वाला ज़्यादा समय चल रहा है, तो अभी के समय में ई वेस्ट इतना हो जा रहा है। आप अपना खुद का मोबाइल देखोगे कि पुराना यूज़ करते हैं, उसको आप शॉप में दे रहे हो, यहीं कहीं भी कर रहे हो, तो वो सब वेस्ट में आता है। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि जितना भी कचरा प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैसे मैनेज करें। अभी के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है। आपने कहीं पर देखा होगा जो डंपिंग यार्ड होता है कई किलोमीटर तक जमीन में वो कचरा को डंप किया जाता है, जो उनमें से कई हैं जिसको अभी तक मतलब जो जल्दी से डिग्रेड भी नहीं होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, है ना, तो उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम लोग पुनः उपयोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम उपयोग नहीं करते, है ना, हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हमको ये पता है कि वो नेचुरल में ये सब चीज़ों को नुकसान कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं, उनका निपटान के लिए बहुत सारे तरीके आजमाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गीला कचरा सूखा कचरा को अलग रखा जाए। वैसे हॉस्पिटल में ही अलग अलग तरह से क्या रहते हैं, डस्टबिन रहते हैं और उनको उन्हीं तरह से उनका क्या किया जाता है, निपटान किया जाता है कि जिस चीज़ को जिस तरीके से ज़्यादा अच्छे से निपटान किया जा सके। तो इसके अंदर आप उसमें देखेंगे पॉइंट पॉइंट करके बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपको सिर्फ पूछ सकते हैं कि वेस्ट क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे।
इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसको करने के लिए चैलेंजेस क्या हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चैलेंजेस में फिर से सारे वही पॉइंट रिपीट होंगे कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है तो हम क्या हो रहा है, ये सब चीजें बढ़ रही है। तो इसको करने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास इसको बताने के लिए मतलब शिक्षा की कमी है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है, हमको पता ही नहीं कि कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसका क्या करें। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर होंगे। थर्ड इसके अंदर आता है नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग। देखिए इसका मतलब होता है लेखांकन, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है लेखांकन। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या देखते हैं, पहले के समय में हमको नेचुरल रिसोर्सेज नेचर से प्राप्त होता था और हमारा पॉपुलेशन कम था, तो हम कभी भी उसको गिनते नहीं थे कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। लेकिन अब जब हम हमारे पास इसकी कमी होते जा रही है तो हम क्या करते हैं, इनका सबका अकाउंटिंग करके रखते हैं। कॉमर्स का वर्ड है अकाउंटिंग, मतलब हम क्या करते हैं, सबका हम गिन के रखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें कितनी हैं, मतलब जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितनी क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि छत्तीसगढ़ का हम निकालते हैं कि हमारे पास इतना लौह वाला जो और है वो है ना, मतलब जिससे लोहा मिलता है या जिससे हमको एल्यूमिनियम मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका पूरा अकाउंटिंग करके रखी है कि क्या चीज़ हमारे पास कितनी है। इसी के अंदर आपका आएगा कि इसमें हमारे पास कितने वन हैं, हम लोग ये निकालते हैं ना कि हमारे स्टेट का इतना परसेंट एरिया इस तरह के जंगल से घिरा हुआ है, उसमें उसकी कैनोपी को भी नापते हैं, कितना घना जंगल है, कितना कम जंगल है, कितना घास का मैदान है, कितनी नदियाँ हैं, उसमें कितना पानी है। ये सब कुछ जब हम नापते हैं, किस लिए नापते हैं, क्योंकि अगर हमको पता रहेगा कि क्या चीज़ कितना है तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और ये देखने के लिए भी नापते हैं कि आप अगर उसको बचाने के लिए कोई तरीका अपना रहे हैं, मान लीजिए आप फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि पेड़ लगाना है सबको, एक पेड़ माँ के नाम। तो अगर आपको पता रहेगा कि आज हमारे पास कितना पेड़ है और कितना उस गवर्नमेंट की पॉलिसी में काम हो तो वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उन सारी चीज़ों का हिसाब करने के लिए ये वाले पॉइंट को लिया जाता है। इसके अंदर आता है नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, कैसे कैसे हम क्या करें, उसकी अकाउंटिंग करें, उसके बारे में हम क्या करें, जानकारी इकट्ठा करके रखें। ठीक, तो इसके अंदर और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, देखिए इसके अंदर पहले इसका डेफिनेशन आता है ना, उसके बाद कैसे इसको मापा जाता है ना, क्यों ये जरूरी है तो हमने देख लिया है, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है। कैसे इसके लिए कौन कौन सी नीतियाँ हैं जिससे इनको मापा जाता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इसको कैसे किया जाता है। इसके अलावा जैसे भौतिक लेखांकन, मतलब उनकी मात्रा को मापना प्रति वर्ष हेक्टेयर में, और मौद्रिक लेखांकन मतलब उनका आर्थिक मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। बुक में हम देखेंगे कहीं कहीं पर उसके कुछ एग्जाम्पल, केस स्टडी बोलते हैं उसको, जो रियल एग्जाम्पल है ना, वहाँ से हम उसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, मतलब क्या क्या किया जा चुका है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है। जैसे कि भारत में हरित जीडीपी का प्रायोगिक आकलन 2015, जिसमें वायु प्रदूषण और वन ह्रास के कारण जीडीपी में वृद्धि दर 0.7% दर्ज कम की गई थी। तो अलग अलग लेवल पे इसको नापते हैं, इसके अंदर आपको पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर भी पॉइंट देगा कि इसको करने के लिए कौन कौन से हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्यों हम ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारे भी कॉमन पॉइंट आएंगे कि डेटा कलेक्शन का इशू हो जाता है ना। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर हम अभी भी उसका सही से क्या नहीं कर सकते, उसका जांच नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी में कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो ये सब नहीं कर पा रहे। ठीक, फ्यूचर में इसके लिए क्या करेंगे, तो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन को यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखिए असेसमेंट एक वर्ड होता है जिसका हिंदी में नाम है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन से पहले उसकी संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब समझ लीजिए आप कोई इंडस्ट्री वगैरह मान लीजिए खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले ये सारी चीजें इतनी जरूरी नहीं होती थी कि हम इसके बारे में खोजबीन करें, लेकिन अब क्या हो गया है, कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट से एमसी लेना पड़ेगा कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई भी एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो उस फैक्ट्री से
वहाँ पर जिस जगह पे आप खोल रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसको पूरा चेक करना क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि पता चला आपने अभी फैक्ट्री खोल ली और उससे इतना पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है, इतना पॉल्यूटेड गैस निकल रहा है जो वहाँ पर के पूरे पर्यावरण को खराब कर दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि जहाँ पर भी आप खोलना चाह रहे हैं पहले वहाँ पर जाके प्राइमरी रूप से चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पर उस फैक्ट्री को खोलने की नीड है कि नहीं, जगह है कि नहीं। जब वो ओके होगा तो फिर उसका लागत क्या लग रहा है, उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है आप उसको कैसे मैनेज करोगे, उसके अलावा उससे क्या फायदा है। तो यहाँ पर फायदा में की चीज आ सकती है कि वहाँ पर के जो लोग हैं उनको उससे कितना रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, कोई भी कार्य है, उसको करने के लिए जब हम इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट देखते हैं, इन्वायरमेंट में उसके इम्पैक्ट देखते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है देखिए, उसका प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है, उनका क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि उनको उसकी एक रूपरेखा बनाई जाएगी, कैसे कैसे उस पर काम होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट से उसका एनओसी लिया जाता है। ठीक है, फिर उस स्टेप बाय स्टेप उसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग ये सब होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन को उसके चेक किया जाएगा, मॉडल असेसिंग की जाएगी, पूर्वानुमान एक मॉडल बना के उसको किया जाता है, रिस्क का असेसमेंट किया जाता है कि अगर ये हो गया तो यहाँ पर और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक हेडिंग के अंदर इसका दिया हुआ है, इसको आप इसमें देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जिसको जो आपको दिया गया है उसको कहते हैं GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पांचवा पॉइंट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसको कहते हैं GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या है, एक्चुअली ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है, लेकिन इसका भी उपयोग किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नाम से पता चल रहा है जियोग्राफिकल मतलब जो पृथ्वी से लगे हुए जो भी संरचना या समूह है उसको हम ज्योग्राफिकल बोलेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी, और सिस्टम मतलब ऐसा एक सिस्टम जो हमको ये सारी जानकारी देता है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है कि सारी चीजें तो हमारे पास पृथ्वी में ही है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर हमारा मतलब ये एक्चुअली ये ऐसे अकाउंटिंग की उसमें आ सकता है, ये पार्ट है ना, कि जैसे हमको पता करना है कि हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में कितने एरिया में पानी जो है मतलब नदी वगैरह है, कितने एरिया में पहाड़ है, कितने एरिया में वन है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमको इस सिस्टम से मिलता है। इंफॉर्मेशन मिलेगा किसका, ज्योग्राफिकल एरिया का। और सिस्टम मतलब क्या है, ये सबसे क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। हम कैसे ये जानकारी निकालेंगे, तो ये पूरा कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है। फिर इसके कुछ घटक है, जैसे अगर हम कंप्यूटर वाले की बात करें तो इसमें आपको आ जाएगा हार्डवेयर, है ना, जो कंप्यूटर का आप स्क्रीन वगैरह देखते हैं, इसमें आ जाएगा इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डले रहते हैं कंप्यूटर के अंदर। फिर यहाँ पर आ जाएगा डेटा, जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे पीपल जो इस काम में लगे हुए हैं। ठीक, तो इन सब को मिलाकर ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो GIS के अंदर आता है। अब हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि GIS में हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, है ना, ये एक टाइप का नया टेक्निक है। ठीक, तो पृथ्वी की सतह या उससे जुड़ी जानकारी के लिए हमको ये किया जाता, हम इसको यूज करते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो पृथ्वी से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करता है, उसका जो विश्लेषण करता है और उपयोगकर्ता को उपयोगी जानकारी के रूप में इसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक, तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड वगैरह आते हैं, इसके घटक हैं जैसे कि डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, ये सब। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, तो ये 5 स्टेप में काम करेगा। पहला है डेटा संग्रहण, तो सैटेलाइट, GPS ये सबसे डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर डेटा को इनपुट किया जाता है, इकट्ठा किए गए डेटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो ये कैसे होता है, डेटा को साफ किया जाता है, मतलब रॉ डेटा से बहुत सारे और पॉइंट निकाले जाते हैं, त्रुटियां हटाई जाती हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। फिर उसका प्रबंधन करते हैं, तो डेटाबेस में उसको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। फिर उसकी प्रस्तुति करते हैं, मतलब
मतलब विश्लेषण के बाद जानकारी को नक्शा, चार्ट, रिपोर्ट आदि के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मतलब पहले वो कलेक्ट करेगा सब चीज़ों को, फिर आपको वो शो करता है। आप देखेंगे ना जीआईएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर आप छत्तीसगढ़ के ऊपर उसको सैटेलाइट के इस तरह से लगाओगे तो आपको पूरे छत्तीसगढ़ में निकाल के बता देगा कि इस एरिया में ज़्यादा वन है। आप इसको उसमें भी डालेंगे गूगल में तो भी आपको इजीली मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने एरिया में है। जैसे आप लोग अगर गूगल मैप भी यूज़ करते होंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर पेड़ वाला मतलब वृक्ष वन वाले रीजन होते हैं ना, वो गूगल मैप में भी आपको ग्रीन कलर में बिल्कुल शो करता है। जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऑरेंज टाइप में शो करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें जीआईएस से ही मैनेज होती है ना। कई बार वो आपको ट्रैफिक भी बता देता है कि इस रूट में ट्रैफिक है या नहीं है। तो इस जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज़ जब हम रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए करेंगे, उस चीज़ को हमको यहाँ पर पढ़ना है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो एक्चुअल में जीआईएस यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका वो डेटा दे रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी बढ़ गई या घट गई, ये सबको हमको इससे पता चलता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। जीआईएस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हो सकता है आपको अलग से बड़े क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एक तो ये पहला पार्ट है, उसको बड़े क्वेश्चन में पूछ सकता है, और पांचवें पार्ट को बड़े क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ना। तो जीआईएस को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, इसका फ्यूचर वगैरह भी बुक में अच्छे से दिया है, और एक तो डायग्राम इसके दिए हुए है ना। तो जितना आपको इसमें से समझ आएगा, एनालिस्ट होते हैं इसमें, मैनेजर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आप इसमें एक बार थ्रू आउट रीड करिएगा, ये आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, जीआईएस का एग्जाम्पल ये गूगल मैप जो मैं भी आपको बोल रही थी, है ना। ठीक है, कृषि पोर्टल है जो बताता है कहाँ पर कब बारिश भी हो सकती है, ये भी उससे पता चल सकता है। सिंचाई आदि का विश्लेषण करके ये सब क्या होता है बता देता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है जिसको कहेंगे पार्टिसिपेटरी ऑपरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या है, देखिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पर्टिकुलर एरिया में वो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाएंगे, अगर हमको उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है या उसके बारे में जानना है, तो हमको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर जगह की जो वहाँ के लोकेलाइट है, मतलब वहाँ के जो हम बोल सकते हैं जो आदिवासी हैं, उनको हमको हमारे सर्वे में, हमारे स्टडी में क्या करवाना चाहिए, पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। मतलब हमको उनसे अप्रोजन लेके नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, बचाना है, क्योंकि वही वो लोग होंगे जो उस जगह के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे अगर हमको खेत या जो हमारे ग्रासलैंड है उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो जो पुराने किसान हैं, जो अनुभवी किसान हैं, उनका हमको इसमें क्या करवाना चाहिए, पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, क्योंकि वो हमको उस जगह के बारे में, अपने खेत के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पर की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर कैसी फसल होती है, ये सब। वैसे ही अगर कोई वन वाला एरिया जहाँ से कोई उनको नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है, तो वहाँ पर जो आदिवासी रहते होंगे, अगर हम उनका पार्टिसिपेशन अपने स्टडी में कराएंगे, तो वो हमको बता सकते हैं कि इनको कैसे बचाया जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो विलुप्त होते जा रही है, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उस पर काम किया जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि आप ऊपर से नीति और रूल्स बना के बस कर दें। जो लोकल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन करना नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ये जो पॉइंट है ये हमको इसी चीज़ों को बताता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या है, देखिए समुदाय की भूमिका होती है। वृद्ध किसानों को, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वृद्ध किसानों को मौसम का ज्ञान होता है, व्यावहारिक ज्ञान होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वो है, जैसे जमीन पर चर्चा का महत्व है, खेत पे चर्चा है ना। हर चीज़ों पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसके ऊपर चर्चाएं कर सकते हैं। सामूहिक भागीदारी होती है। ठीक, तो जब हम लोगों के साथ इसको मिलकर करेंगे तो ये ज़्यादा हमको फायदा देगा, यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया। तो बहुत सारे अलग अलग हेडिंग्स में, जैसे कि समावेशी प्रक्रिया हो गया, उसके अलावा नक्शों के माध्यम से इसको बताया जा सकता है, महिलाओं की भूमिका, युवाओं की भूमिका, इस तरह से बहुत सारे इसको किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं, जैसे अगर आपको एक PANR, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, PANR, ये प्रक्रिया अगर करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनसे संपर्क करेंगे समुदाय से, फिर उनसे समूह चर्चा करेंगे, फिर वहाँ पर भी जो भी रिसोर्सेज है उनका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या कर सकते हैं, उस कुछ PANR के टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैप का, टाइमलाइन का, है ना। तो ये सब करके हम इसको क्या कर सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक, चलिए
आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिकी पद चिन्ह। तो इसका क्या मतलब है? पारिस्थितिकी पद चिन्ह वह माप है जिससे यह समझा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए धरती के प्राकृतिक संसाधनों का कितना उपयोग करता है और उसके कारण पर्यावरण पर कितना दबाव पड़ता है। ठीक है, हम जितने भी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जैसे भोजन, पानी, ऊर्जा, कपड़े, मकान, उसके लिए धरती की कितनी भूमि और जल की आवश्यकता होती है ना। फुटप्रिंट मतलब कि इसके बारे में सबको जानना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, हम जो भी चीज यूज करते हैं, हम नेचुरल की सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, नेचर की, जल, पानी, मिट्टी, ठीक है, तो हम जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं ये फ्यूचर के लिए कितना बचेगा और क्या इससे हम अभी फायदा ले रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी को फुटप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से ये भी किसके अंदर आ रहा है आपका, अकाउंटिंग के ही अंदर आ रहा है कि हमारे पास कितना है रिसोर्सेज, कितना हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम कितना कचरा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, कितनी प्राकृतिक तंत्र कितनी जल्दी उसको अवशोषित कर लेती है, इन सब के बारे में जानकारी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम कहते हैं। ठीक, तो ये 1990 के समय पे ये पॉइंट जो है ये उठा था। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि किसी व्यक्ति, समाज, शहर या देश या पूरी दुनिया की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए हमें कितने प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। तभी तो हम एनालिसिस करके अभी से निकाल चुके हैं ना कि हमारे पास धीरे धीरे पौधे जो है वो कम होते जा रहे हैं, फ्यूचर में हमको सही से ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी को एनालिसिस करके निकाली गई हैं। ठीक, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम पृथ्वी के संसाधनों का कितने तेजी से उपयोग कर रहे हैं, है ना, ये टिकाऊ है कि नहीं, तभी तो हम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे होती है, तो बहुत सारे लेवल पे इसकी गणना होती है, जैसे कि भोजन उत्पादन के लिए कितनी भूमि है, आवास और भवन निर्माण के लिए हमारे पास कितनी भूमि है, ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि और संसाधन, परिवहन और उद्योग के लिए संसाधन, इन सब के बारे में इसके अंदर पढ़ा जाता है। अब इसके कुछ कुछ कंपोनेंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कंपोनेंट है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाटर फुटप्रिंट, फूड फुटप्रिंट, ये सब आता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कार्बन, मतलब कार्बन के बारे में एनालिसिस करना कि हमारे जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, है ना, जो हम इस पृथ्वी पे रहते हुए कर रहे हैं, तो उससे कार्बन का लेवल क्या हो रहा है ना। जैसे कार्बन का लेवल हम बोल सकते हैं जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, इसका इसमें जितने भी कार्बन हो रहे हैं ये एक्चुअल में हमारे हमारे लिए कैसे नुकसान करते जा रहे हैं, तो इसका पूरा हिसाब किताब लगाना। जैसे जो ग्लोबल लेवल पे सबमिट होते हैं वहाँ पर यही बात होता है कि कौन सा देश कितना कार्बन का प्रोडक्शन कर रहा है ना। तो कार्बन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, हर जगह से होता है। आपके घर में फ्रिज है उससे भी कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है, आप जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उससे भी हो रहा है, खेतों में जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे भी कार्बन जो होता है वो इमिट होता है। तो इसमें हम इसी चीज़ को हिसाब लगाते हैं कि हम कितने तेजी से कार्बन का प्रोडक्शन मतलब बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, और उसका क्या मतलब इकोलॉजिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप सुनेंगे इसी के कारण ये ग्रीन हाउस गैस के अंदर भी आता है, इसी के कारण हमें क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे क्या असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो पॉइंट इसके अंदर आता है। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, देखिए कार्बन फुटप्रिंट होता है कार्बन पदचिन्ह पारिस्थितिकी पदचिन्ह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मापता है कि किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, उत्पाद या देश द्वारा कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जा रही है, इसको टन में मापा जाता है। ठीक है, और इसका अगर जितना ज़्यादा कार्बन पदचिन्ह होगा उतना पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बर्फ के पिघलने, समुद्र स्तर के बढ़ने, सूखा, बाढ़, ये सब समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट को डिटेल करते हुए इस वाले पॉइंट को आपको लिखना है। तो बुक में आप देखेंगे अच्छे से इसका सोर्स दिया हुआ है जो मैंने भी बताया, फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इकोलॉजिकल और कार्बन फुटप्रिंट में अंतर क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें दिए हुए हैं। इसका फ्यूचर क्या है, मतलब क्या हम कर सकते हैं,
ठीक है। तो फ्यूचर जितने भी ये सारे पॉइंट हैं सबके चैलेंजेस भी वही होंगे और इनको फ्यूचर में कैसे मैनेज किया जाता है उसके पॉइंट भी वही होंगे। तो फ्यूचर में कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी इसके लिए पॉलिसीज बनती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन को ज़्यादा आपको नहीं निकालना है तो एलईडी बल्ब वगैरह यूज़ करें। पर्यावरण अनुकूलन परिवहन जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल, ये सबको यूज़ करें। रिसाइकल और पुनः उपयोग करें, प्लास्टिक, कागज, धातुओं का पेड़ लगाएं। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस भी सारे पॉइंट के एक ही रहेंगे और सॉल्यूशन भी सारे पॉइंट्स का क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स पर आपको ये जो यूनिट है इसको कंप्लीट करना है, ठीक। देखिए जो आपका ये बीएससी का पेपर है पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के ही ऊपर है ना। लगभग आपने चारों चैप्टर को देखा होगा, लगभग सभी में सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही बात की गई हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है पेपर के लिए, फर्स्ट टाइम ये पेपर हो रहा है, बहुत इजी आएगा, ठीक है। आपको खाली नहीं छोड़ना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप नेचुरल रिसोर्सेज या पर्यावरण से संबंधित कुछ भी वहाँ पर आपको मतलब अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता तो ये तो पता है कि चैलेंजेस क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्यों हमको इसको मैनेज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये अपने नॉर्मल में पढ़ा हुआ है, बायोटिक, ए बायोटिक क्या होते हैं, लैंड रिसोर्सेज क्या है, पानी का रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज क्या है, एयर रिसोर्सेज क्या है। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी बनेगा तो भी आंसर को एकदम छोड़ के नहीं आएंगे, अपने हिसाब से वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के हेडिंग के लिए अगर आपने बुक में पढ़ा हुआ है या कहीं से नोट किया हुआ है तो हेडिंग करके आप उसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं। जो आंसर अच्छे से आता होगा उसको पहले लिख लो, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव तो ईजी ही आते हैं, आप देखते रहेंगे कैसा आएगा, बाकी जितना मेरे हिसाब से मैं ढूंढ पाई हूँ ऑब्जेक्टिव इसका ईजी ही आता है, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं है और अच्छे से इसको पढ़ाई करना है, कोई भी छोड़ेंगे नहीं भाई, आंसर मत छोड़िए, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।